द चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज, दैट मीन्स कानूनों की समझ। इस चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कानून क्या हैं, कानून कैसे बनते हैं, और जो ये कानून बनते हैं क्या ये सभी लोगों पर अप्लाई होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि लोगों ने किस तरीके से कुछ प्रोटेस्ट किए हैं, इनको हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। और हम कंपेयर करेंगे कि एंशियंट इंडिया में क्या रूल्स थे, क्या रेगुलेशंस थे, क्या उस टाइम पर कानून बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे। फिर हम अंडर कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर किस तरीके के लॉज थे, और फिर हम उनका कंपेयर करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके के लॉज बनाए गए। और फिर हम पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट क्या लॉज बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग कुछ लॉज से तो फैमिलियर होंगे। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना या किसी चीज़ के बारे में जानना। तो आपको कुछ कानून तो पता ही होंगे, जैसे कि मैरिज की उम्र क्या होनी चाहिए, एक शादी की क्या एज होनी चाहिए, अ गर्ल शुड बी 18 एंड अ बॉय शुड बी 21। साथ ही साथ वोटिंग के लिए क्या क्या रूल्स हैं, जैसे कि आपकी एज होनी चाहिए 18 एंड अबव 18। तो जो एडल्ट्स 18 या अबव 18 हैं उनके पास राइट है वोट करने का। ये तो प्रिंसिपल हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में पढ़ा ही है, बट ये एक कानून है, ये कानून बना हुआ है। और जब आप वोट देने जाते हो तो आपके पास आपका वोटर कार्ड होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदते हो या बेचते हो उसके लिए आपके पास प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए जिसमें आपका नाम होना चाहिए। तो ये भी कानून के अंदर ही आता है। तो जो ये लॉज होते हैं ये कौन बनाता है, पार्लियामेंट इन लॉज को बनाती है एंड इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू। तो हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे कि क्या ये जो लॉज हैं ये सभी पर अप्लाई होते हैं, एंड नए लॉज किस तरीके से बनाए जाते हैं, एंड जो लॉज बनाए जाते हैं क्या ये अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में सिटीज़न को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए अंडर सच सर्कमस्टांसेस। ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या ये कानून हैं ये सभी लोगों पर अप्लाई होते हैं। इस चीज़ को आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इस बॉक्स में, वो पढ़िए। गवर्नमेंट ऑफिशियल का मतलब होता है जो सरकारी अधिकारी होता है, एक ऑफिसर लेवल पर गवर्नमेंट के लिए काम करता है जो इंसान, उसे गवर्नमेंट ऑफिशियल कहा जाता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके बेटे को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे सज़ा सुनाई थी क्योंकि उसके बेटे ने कुछ क्राइम किया था। तो जो उसने क्राइम किया उस हिसाब से उसे सज़ा सुनाई गई 10 साल की। यहाँ पर सेंटेंस जो ये वर्ड लिखा है दैट मीन्स सज़ा, इसका मतलब होता है किसी को सज़ा सुनाना। तो जब गवर्नमेंट ऑफिशियल के बेटे को 10 साल की सज़ा सुनाई गई तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को भाग निकलने में हेल्प की कि उसे जेल में ना जाना पड़े, इसलिए उसने उसे भाग निकालने में हेल्प कर दी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है इनका ये जो एक्शन था कि इन्होंने अपने बेटे की हेल्प की कि ये भाग जाए यहाँ से और इसको सज़ा ना हो, तो ये जो हेल्प करना है अपने बेटे की जबकि उसके बेटे ने क्राइम किया है, तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक्शन सही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है। फिर ये बात आती है, क्या उसके बेटे को कानून माफ़ कर देगा, क्या उसके बेटे को माफ़ी मिल जानी चाहिए या फिर जेल जाने से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसके बेटे को जेल ना जाना पड़े। क्यों? क्योंकि उसका जो फादर है वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल है। दैट मीन्स कि क्या उसके फादर के पास खूब पैसा है इसलिए उसके बेटे को एग्जैम्प्ट कर देना चाहिए। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम समथिंग, मतलब जेल की जो सज़ा उसे मिली हुई थी क्या उसे उससे मुक्ति दे देनी चाहिए, उससे उसे फ्री कर देना चाहिए क्योंकि उसका फादर इकोनॉमिकली मतलब पैसों से बहुत ताकतवर है, प्लस पॉलिटिकली भी बहुत ताकतवर है कि उसके पास बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ एक्सेस है, उठना बैठना है। तो क्या इस चीज़ की वजह से उसके बेटे को माफ़ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। लेकिन जो अभी हमने अबव बॉक्स में पढ़ा ये केस दिखाता है वॉयलेशन ऑफ लॉ, कि लॉ को वॉयलेट किया है। एंड वॉयलेट या वॉयलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना या किसी चीज़ को तोड़ना। अबव केस में हमने यही देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल ने वॉयलेट किया लॉ को, मतलब किस तरीके से उन्होंने कानून को तोड़ा। हमने यूनिट 1 में ये चीज़ पढ़ी थी
कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज़ पर अग्री किया था कि कोई भी इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्बिट्ररी एक्सरसाइज नहीं करेगा, किसी के पास भी ये पावर नहीं होगी कि वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी करे। सभी लोगों को लॉज की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना होगा, नियम के तहत रहकर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप इन लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ोगे तो आपके लिए पनिशमेंट भी तैयार है। तो यहाँ पर इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने इस चीज़ को एग्री किया था कि किसी की भी मनमर्जियाँ नहीं चलेगी, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इंडिपेंडेंट इंडिया में, ना ही कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, ना ही एक्सक्लूजन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। एंड ये बात तो खुद भी सोचने वाली है कि अगर सभी लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करेंगे, सभी लोग अपनी मनमर्जियाँ चलाएंगे या किसी को भी उठाकर आप जेल में डाल दोगे तो इससे क्या होगा, इससे पूरे देश में कियोस आ जाएगा। तो इसीलिए हर एक पर ये लॉज लागू हैं और हर एक इंसान को इन लॉज के तहत रहकर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को निश्चित करने के लिए कि हाँ ये लॉज सभी लोगों के लिए लागू हो और अच्छे से इन लॉज को, इन रूल्स को स्टैब्लिश किया जाए, इस चीज़ के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस को इंस्टीट्यूट किया। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है शामिल होना या किसी चीज़ को शामिल करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे शामिल किए गए जिससे ये हुआ कि ये लॉज अब अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो पाएंगे और लोग इसी के तहत काम करेंगे। और जो ये लॉज होंगे ये सभी के बेनिफिट के लिए होंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था वो ये था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी लोग कानून के आगे इक्वल होंगे और किसी के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि कोई वेल्थी है, पुअर पीपल है या किस क्लास से बिलोंग करता है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, इसके बेसिस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि कानून सभी को साथ लेकर चलता है और कानून के आगे सभी लोग इक्वल हैं। सो इट डजेंट मैटर कि आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा है या आप लोग पॉलिटिकली कितने भी साउंड हो, इट डजेंट मैटर क्योंकि कानून के आगे सभी लोग इक्वल हैं। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स, जो लोग कानून जो है, कानून के रूल का मतलब ये है कि ये लॉज सभी पर अप्लाई होते हैं। मतलब कानून का जो बेसिक रूल बनाया गया वो यही बनाया गया कि ये सभी लोगों पर इक्वली अप्लाई होते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, बिकॉज लॉ इज सुप्रीम। कानून जो है वही सुप्रीम है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर कोई वेल्थी पीपल हो या प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो हमारे देश का, सभी लोगों को कानून फॉलो करना पड़ेगा। नोबडी इज अबव द लॉ। एनी क्राइम और वॉयलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है या लॉज को तोड़ा है उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट भी लिखी हुई है। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आपको एक पर्सन को अपराधित घोषित करना पड़ता है कि उसने ये क्राइम स्पेसिफिक किया भी है या नहीं किया है। एक प्रूफ देना पड़ता है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान जो है उसने ये क्राइम कमिट किया है। ऐसा नहीं है कि आपने जाके बोला कोर्ट में या पुलिस के आगे कि इसने मुझे एक्सप्लॉइट किया है और सामने वाले बंदे की सुनी ही ना जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं है, आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान ने आपको सच में एक्सप्लॉइट किया है या नहीं किया है। और अगर आप प्रूफ देंगे तो उसके लिए पक्का फिर एक पनिशमेंट जरूर है। अब बात की गई है एंशिएंट इंडिया की, तो यहाँ पर एक कंपेयर दिया गया है कि एंशिएंट इंडिया में किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस थे, क्योंकि आज के टाइम पर अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं और पहले के टाइम पर लॉज नहीं थे जिस तरीके के लॉज आज बनाए जा चुके हैं, राइट। तो इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि एंशिएंट इंडिया में किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस थे। एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे लॉज थे, इन्यूमरेबल लॉ थे। इन्यूमरेबल का मतलब होता है बहुत सारे, असंख्य या जिसकी कोई संख्या ही ना हो, मतलब इतने सारे लॉज। प्लस ओवरलैपिंग लोकल लॉज थे। दैट मीन्स ओवरलैपिंग का मतलब होता है किसी एक चीज़ के लिए भी बहुत सारे लॉज बना देना।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताऊं कि अगर जैसे किसी ने चोरी कर दी तो चोरी के लिए भी इतने लॉज थे कि समझ ही ना आए कि कौन सी सजा दें। तो कहने का मतलब है एक चीज़ के लिए भी बहुत सारे लॉज बना देना होता है, ओवरलैपिंग। एंड डिफरेंट कम्युनिटी के लिए डिफरेंट टाइप के लॉज थे, प्लस डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग तरीके के अधिकार थे कि वो लॉज को अपने हिसाब से फॉलो करते थे। तो डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के पास कानून के कुछ अधिकार होते थे कि वो अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं कानून को। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है किसी चीज़ में फ्रीडम होना, स्वायत्ता जिसे कहते हैं, कि आप किसी चीज़ में आपको ये फ्रीडम मिली हुई है कि आप उस चीज़ को अपने तरीके से लागू कर सकते हो। अभी हमने लास्ट पेज पर ये पढ़ा कि डिफरेंट कम्युनिटी को ऑटोनॉमी होती है कि वो कानून को अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं। अब जो ये रियायतें हैं ये हर कम्युनिटी के लोगों को नहीं मिलती थी, ये रियायतें अपर कास्ट के लोगों को मिलती थी, जिनको आप ये बोल सकते हो कि वो उस टाइम पर प्रिविलेज्ड थे। In some cases, punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds. That means कि कई केसेस में क्या होता था कि दो लोग सेम क्राइम करते थे। अब सेम क्राइम करा है तो दोनों को सेम पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था, उनको पनिशमेंट अलग दी जाती थी। मतलब उनके जो पनिशमेंट थी वो वेरी करती थी उनके कास्ट बैकग्राउंड से। दैट मीन्स कि पनिशमेंट वेरी करती थी इस चीज़ पर कि उनकी कास्ट क्या है, उनकी जाति क्या है। तो जाहिर सी बात है जो लोअर कास्ट वाले लोग थे उनको हार्शली पेनलाइज्ड किया जाता था, उनको हार्शली सज़ा दी जाती थी। जो कठोर सज़ा होती थी वो लोअर कास्ट वाले लोगों को होती थी और जो कम सज़ा होती थी वो अपर कास्ट वाले लोगों को होती थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो सज़ा देने वाले लोग होते थे ना वो भी अपर कास्ट से ही बिलोंग करते थे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा देश कुछ लैडर्स में बटा हुआ था जाति के आधार पर। पहले ब्राह्मण्स, प्रीस्ट आते थे फर्स्ट लेवल पर, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, शूद्रास, अनटचेबल्स, इस तरीके से लैडर्स में बटा हुआ था। तो इसी वजह से जो पनिशमेंट होती थी वो इसी बेसिस पर दी जाती थी कि अपर कास्ट वाले लोगों को ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाती थी एंड लोअर कास्ट वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट हार्शली दी जाती थी। So the system of punishment given according to the caste background it slowly began to change when the colonial period arrived. मतलब जब colonial period start हुआ यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल आया उस टाइम पर जो ये पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द कास्ट बैकग्राउंड दी जाती थी ये चेंज होने लगी। दैट मीन्स कि ब्रिटिशर्स के अंडर में कास्ट बैकग्राउंड के हिसाब से पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये चीज़ चेंज क्यों हो गई, ये सिस्टम ख़त्म क्यों हो गया? बिकॉज रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे दे नेवर बिलीव्ड इन कास्ट्स एंड ऑल। उनको इस कास्ट वास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके सामने बस आप लोग इंडियन हो वही काफ़ी था, क्योंकि इंडियंस को वो इन्फीरियर मानते थे और आप उनसे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो या अपर कास्ट के हो, इस चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आगे सभी लोग इन्फीरियर थे, ऐसा वो मानते थे। नाउ इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट इट वॉज ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। अब ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे वो लोग भारत में रूल ऑफ लॉ को लेकर आए थे। ऐसा क्लेम किसका करना है? ऐसा क्लेम किया गया है वेस्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा। तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि भारत में रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ही लेकर आए थे। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? दैट मीन्स एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, कि कानून के सामने सभी लोग इक्वल हैं और किसी भी ग्राउंड पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने तो ये क्लेम कर दिया कि ब्रिटिशर्स ही रूल ऑफ लॉ को इंडिया में लाए थे। क्या इंडियन हिस्टोरियंस इस बात से एग्री करते हैं? डू दे अग्री? नो, एक्चुअली दे डोंट अग्री। इस बात पर इंडियन हिस्टोरियंस ने डिस्प्यूट भी किया और दो रीज़न भी दिए और ये कहा कि इसमें हमारा ही योगदान है, मतलब हम भारतीयों का ही योगदान है कि हमारे यहाँ ये बेसिक रूल ऑफ लॉ है। So the first claim Indian historians did it was that colonial law was arbitrary. Arbitrary का मतलब होता है मनमाना। तो इंडियन हिस्टोरियंस ने ये कहा कि जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्ररी था।
अब कॉलोनियल लॉ आर्बिट्रेरी कैसे था? हालांकि यहाँ पर सेडिशन एक्ट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिसमें उनकी आर्बिट्रेरीनेस बताई है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। पहले तो आर्बिट्रेरी का मतलब समझिए, दैट मीन्स मनमाना, मतलब अपनी मन मर्जी के हिसाब से कानून को तोड़ मोड़ देना अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड, क्योंकि यहाँ पर यही बात कही गई है कि कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्ररी, मतलब जो कॉलोनियल लॉ था वो मनमाना था कि ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग उस लॉ को अप्लाई किया करते थे। लेकिन देखिए क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए थे सभी इंडियंस के लिए थे वो, और इक्वली सब पर अप्लाई भी किए जाते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, जैसे अपने इंडियन सिस्टम में पहले था ब्रिटिशर्स से पहले। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई कि धर्म के नाम पर किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था आप ब्राह्मण हो या आप दलित हो, क्योंकि वो सभी को इक्वल मानते थे और अपने आप से वो इन्फीरियर मानते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि सभी लोगों को, सभी इंडियंस को इक्वली कानून अप्लाई करते थे, लेकिन जब उनकी खुद की बात आती थी तो वो कानून को चेंज कर देते थे। अपने ऊपर वो हार्श रूल को अप्लाई नहीं करते थे, लेकिन हर एक इंडियंस पर वो हार्श रूल या जो भी उनके द्वारा बनाए गए कानून थे वो अप्लाई होते थे। तो यहाँ पर कहा गया मनमाना, दैट मीन्स कि जब उनके खुद की बात आती थी तब वो रूल्स अप्लाई नहीं होते थे, लेकिन अगर इंडियंस की बात आए तो सभी पर इक्वली रूल अप्लाई होते थे। एंड द सेकेंड रीजन which the Indian historians claimed it was that the Indian nationalists played a prominent role in the development of legal spheres in British India। कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उनका एक प्रोमिनेंट रोल रहा है, एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है टू डेवलप और टू इवॉल्व द लीगल स्फेयर्स इन ब्रिटिश इंडिया। कि ब्रिटिश इंडिया में जो लीगल स्फेयर को इवॉल्व किया गया वो किसके द्वारा किया गया? हम इंडियंस के द्वारा, और इसमें इंडियन नेशनलिस्ट का सबसे बड़ा रोल था। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो इंडियन हिस्टोरियंस का ये कहना था कि जो इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर्स थे उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन हासिल की थी। When they got this British education, they started practicing in British courts as well. That means कि जब इन lawyers ने British education हासिल की तो ब्रिटिशर्स ने इन इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर्स को अलाउ कर दिया कि अब वो ब्रिटिश कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड जज बन सकते हैं। तो जो भी इंडियन नेशनलिस्ट उस टाइम पर जज बने उन्होंने लीगल स्फेयर को इवॉल्व किया, मतलब डेवलप किया। So by reading this act you will come to know the arbitrariness of British government। आपको ये एक्ट पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट पास किया करती थी एंड फोर्सफुली थोपा करती थी। तो ब्रिटिशर्स ने 1870 में एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था सेडिशन एक्ट। इसे हिंदी में राजद्रोह कहा जाता है, और इस वर्ड का मीनिंग क्या था ब्रिटिशर्स के नज़रिए में वो जानना बहुत ज़रूरी है। और इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में ये कहा कि जो इंसान राजद्रोह करेगा उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा और उस इंसान की सुनवाई भी नहीं होगी। तो इस तरीके की मनमर्जियाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट किया करती थी। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल्स। तो इस लाइन में ये बताया गया है कि ब्रिटिशर्स की नज़रिए में राजद्रोह का क्या मतलब था। तो उनके नज़रिए में राजद्रोह का मतलब था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा उसे पकड़कर सीधा जेल डाल दिया जाएगा और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी, कोई ट्रायल भी नहीं किया जाएगा। सो बेसिकली ट्रायल का मतलब क्या होता है कि सुनवाई करना, जिसमें सामने वाले इंसान को भी बोलने का मौका दिया जाता है, और अगर वो निर्दोष निकले तो उसे छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट में साफ साफ कहा कि किसी भी इंसान की सुनवाई नहीं होगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा या प्रोटेस्ट करेगा या आलोचना करेगा। तो यहाँ पर साफ साफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक आर्बिट्रेरीनेस देखने को मिलती है, और उन्होंने इस सेडिशन वर्ड को, इस राजद्रोह को अपने साथ जोड़ दिया अपने फ़ायदे के लिए। इस पैराग्राफ को आगे पढ़ने से पहले एक बार यहाँ साइड में जो ये बॉक्स दिया गया है इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस का।
तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ऑल राइट, देखिए जो ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस थी उसका अनदर एग्जाम्पल है रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट पास किया गया 10 मार्च 1919 में। इस एक्ट में क्या था कि लोगों पर बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल दिया गया था और किसी पर मुकदमा भी नहीं चलता था, ना ही कोई ट्रायल होता था, लोगों की सुनवाई भी नहीं होती थी, बस लोगों को कारावास में डाल दिया जाता था, लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। और जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट थे जैसे कि महात्मा गांधी, उन सभी ने इस रोलेट बिल को अपोज किया, किसी ने भी इसे सपोर्ट नहीं किया। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी कि इंडिया में इस बिल के अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को पास किया 10 मार्च 1919 में। और इस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट हुआ था। और 10 अप्रैल को क्या हुआ कि जो 2 लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब जब इनको अरेस्ट किया था, इसी चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों ने एक सभा बुलाई जलियांवाला बाग में, जो कि है अमृतसर में। और जब ये सभा चल रही थी, जब ये पब्लिक मीटिंग चल रही थी, उस टाइम पर क्या हुआ कि जो जनरल डायर थे वो अपने ट्रूप्स के साथ यहाँ पार्क में आए जहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी, और उन्होंने एग्ज़िट जो डोर था उसे बंद कर दिया था ताकि लोग निकल ना पाएँ। और जनरल डायर ने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि वो सभी लोगों पर फायर करें। और इस जलियांवाला बाग, ये जो इंसिडेंट था, इसमें हजारों संख्या में लोग मारे गए थे। इनफैक्ट इसमें बच्चे भी थे और औरतें भी थी जिनको मारा गया था। यहाँ पर जो ये पिक्चर दिखाई गई है, ये इसी इंसिडेंट का ही एग्जाम्पल है, उसी इंसिडेंट का ये सीन है। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। दैट मीन्स अब इंडियन नेशनलिस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलने लगे, अब वो उनकी आर्बिट्रीनेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे एंड उनको क्रिटिसाइज करने लगे। बेसिकली अब वो चाहते थे कि अब सबके बीच में इक्वालिटी हो, ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर ना माने। सो दे ऑल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, और वे ये चाहते थे कि जो भी कानून बन रहे हैं वो सभी पर इक्वली लागू हो, इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक्चुअल में होता ये था कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में जितने भी इंडियंस थे, ना उनको प्रमोशन दी जाती थी टाइम पे, ना उनको ढंग से सैलरी दी जाती थी। भले ही उनकी क्वालिफिकेशन ब्रिटिशर्स से ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उनको रिकॉग्निशन नहीं दी जाती थी। तो अब वो इक्वालिटी के लिए इंडियन नेशनलिस्ट लड़ने लगे। नाउ दे ऑल्सो वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ। अब किस कानून के आइडिया को इंडियन नेशनलिस्ट चेंज करना चाहते थे? वो ये कहने लगे कि कानून का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हम पर कोई चीज़ थोपी जाए। सो बेसिकली इंडियन नेशनलिस्ट वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे। अब इंडियन नेशनलिस्ट कहने लगे कि कानून ऐसे नियम नहीं हैं जो हमें फोर्सफुली ओबे करने पड़ें, बल्कि जो कानून है इट शुड बी बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ जस्टिस। मतलब कानून न्याय पर आधारित होना चाहिए। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया में लीगल प्रोफेशन एमर्ज हो गया, और जितने भी लॉयर्स थे और जितने भी इंडियन जजेस थे, तो इंडियन लॉयर्स एंड इंडियन जजेस डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। अब वो कॉलोनियल कोर्ट्स में रिस्पेक्ट डिमांड करने लगे, एक रिकॉग्निशन डिमांड करने लगे, कॉलोनियल कोर्ट में पोजीशन को डिमांड करने लगे। और जितने भी इंडियन लॉयर्स थे, अब वो इंडियंस के राइट्स के लिए लड़ने लगे और उनको डिफेंड करने लगे। और साथ ही साथ जितने इंडियन जजेस थे, अब उन्होंने डिसीजन मेकिंग में अपना ग्रेटर रोल निभाया। पहले से ज़्यादा वो मेकिंग डिसीजंस में आने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे, मतलब वो निर्णय लेने में भागीदारी निभाने लगे पहले से ज़्यादा। Therefore there were several ways in which, मतलब यहाँ पर जो इंडियन हिस्टोरियंस है, अब वो कहते हैं ये सब बातें क्लेम करने के बाद कि therefore there were several ways
मतलब इसीलिए बहुत सारे ऐसे तरीके थे जहाँ पर इंडियन प्लेड अ मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इंडियन नेशनलिस्ट जो थे और जितने भी इंडियंस थे उनका मेजर रोल रहा है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि जो ये रूल ऑफ लॉ इंडिया में आया इसके एवोल्यूशन में जो मेजर रोल प्ले किया वो इंडियंस ने किया, ना कि ब्रिटिशर्स ने। तो इस चीज़ को कौन क्लेम करता है? इंडियन हिस्टोरियंस। विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया बेसिकली इट ऑल्सो सर्व्स एज अ डॉक्यूमेंट। तो जो ये डॉक्यूमेंट है ये एक ऐसा फाउंडेशन है ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगिन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, कि जिसके आधार पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कंट्री के लिए कानून बनाने स्टार्ट किए। और हर साल जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये नए लॉज को पास करते हैं एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड लॉज हैं उनको अमेंड करते हैं, उनमें कुछ चेंजेस करते हैं ताकि सभी लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हों और लॉज में सुधार लाए जा सकें। अब जो हमने ये सेंटेंस पढ़ा रूल ऑफ लॉ, कि सभी लोग कानून के आगे इक्वल हैं, दैट एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दैट वुड बी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पास हुआ था 2005 में। अब इस एक्ट का मतलब क्या था कि फैमिली में जो भी सन होंगे, डॉटर होंगे, उनकी मदर होंगी, उन सभी के बीच में इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। दैट मीन्स अगर हम 2005 से पहले देखें तो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा होता था वो लड़के को ही दिया जाता था, वो सन को ही दिया जाता था और डॉटर के पास और मदर के पास उसके राइट्स नहीं होते थे। लेकिन जब ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, इसमें ये चेंजेस किए गए कि नॉट ओनली सन बल्कि जो डॉटर हैं और उनकी जो मदर है उनको भी फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा। So similarly, new laws have been enacted to control pollution. पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी नियम बनाए हुए हैं एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी नियम बनाए हुए हैं। सो हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी, या लोग इस डिसीजन पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून ज़रूरी है या नहीं है? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो इस नेक्स्ट सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जितना मैंने कराया है उसको प्रिपेयर करिए आप।